अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। ओके, तो प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज समस्याएं क्या हैं पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, क्या समस्याएं हैं, और पहले की तुलना में अब लोगों की होप या आशा बहुत बढ़ गई है। पहले जो था हिंदुस्तान या ऑल वर्ल्ड में भूखमरी की बहुत बड़ी समस्या थी कि रोटी कैसे मिले, और आज के डेट में समस्या वो नहीं। आज के डेट में समस्या है कि सबको 4 व्हीलर चाहिए, पड़ोस के पास गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है। सबको अच्छे मकान चाहिए और साथ साथ सबको शिक्षा भी चाहिए, और एक दूसरी चीज़ और भी चाहिए सबको कि वो कैसा जॉब चाहिए जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत ना हो, मिट्टी धूल ना लगता हो, इसमें शारीरिक श्रम ना करना पड़ता हो, और जिसको वाइट कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर जॉब भी बोलते हैं, सबको ये चाहिए। तो ये नहीं कहते कि सबको चाहिए नहीं, अगर अच्छी या सुविधाजनक चीज़ है तो हर उसका ख्वाहिश रखता है, तो उसकी बुरी बात नहीं है। लेकिन सबको ये संभव नहीं है। आज के डेट में जितनी बड़ी युवा रोजगारी है, बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, और युवा बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगारी पढ़े लिखों की बेरोजगारी है। मैंने पढ़ा लिखा है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, तैयारी कर रहा है 10-10 साल से, 8-8 साल से नौकरी के लिए, और इसके बाद भी उसके पास अपने समय को गंवाते रहता है। ज़िंदगी का बहुमूल्य टाइम उसके हाथ से निकलते जाता है, और उसको लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है, और वास्तव में देखता है कि समय निकलते जा रहा है और उसको जो है सफलता नहीं मिल रही है, और सफलता न मिलने के कारण उसके जीवन के सारे प्लान बेकार हो जा रहे हैं, और यहाँ तक कि शादी विवाह के भी प्लान उसके धरे के धरे रह जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार हो, इतने बड़े युवाओं को, जो सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, जो सबसे बड़ी पढ़ी लिखी बेरोजगारी, उसको रोज़गार दे दे, ये संभव नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा कि परीक्षा प्रणाली चीन में सबसे पहले लागू की गई थी। सरकारी नौकरियों में परीक्षा प्रणाली सबसे पहले चाइना में लागू की गई थी, लेकिन इसके आगे की बात ये नहीं बताई गई कि चाइना में परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। एक समय आने पर इतनी बेरोजगारों की फौज हो गई, और इतने बेरोजगार हमेशा उस परीक्षा को क्वालिफाइड करने के लिए तैयारी करते रहते थे कि सरकार को मजबूरन एक बार परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? आप सोचोगे ये चीज़ तो कभी नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट का मतलब वहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं है कि और वोटिंग से होता हो। तो प्रजातंत्र में फ़ायदा भी है और नुकसान भी। प्रजातंत्र में फ़ायदा ये है कि हर आदमी को अपनी प्रतिनिधि को चुनने का एक बार मौका मिलता है, और सही ढंग से प्रजातंत्र प्रतिनिधि भी अपने को कहीं न कहीं जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है, और वो अब उस हिसाब से काम को करता है। लेकिन एक नुकसान प्रजातंत्र का है कि यहाँ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सारे कुछ किए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में आप देखें आज के डेट में तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूँ दिया जाता है, 5 किलो राशन दिया जाता है। अब आप जिस देश की आबादी 125-30 करोड़, उसमें से 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हो, तो इससे सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ऐसा क्यों है। ये ऐसा सिर्फ इसलिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए हम आपको 5 किलो राशन देते हैं, मुझे वोट दीजिए। वास्तव में छुपा हुआ बात ये है, न कि उनकी सेवा मदद करने की ऐसी कोई बात उसमें है। तो इतनी बड़ी आबादी को 5 किलो राशन पर रखा जाए तो इतनी बड़ी आबादी क्या इससे संतुष्ट हो जाएगी? और संतुष्ट हो जाएगी तो कहीं भी संभव नहीं है कि उसके जीवन में ऐसी कोई प्रोग्रेस की झलक मिल पाए कि जिससे वो जो जीवन में अपने चाहता है कि हमारे पास घर भी हो, मकान भी हो, गाड़ी भी हो, एक सम्मान हो, एक स्टेटस हो, ऐसा उस 5 किलो राशन पर कहीं फिट नहीं बैठता है। लेकिन ये किया जाता है। या किसानों को देखा जाए तो 5,000 सालाना दे दिया जाए, किसान निधि दे के नाम से दे दिया गया, या लड़कियों को उनकी जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की खासकर इसी तरह से है कि उनको कुछ दिया जाए, जो देने के कारण वो अपने लाइफ में
ये फील करें कि हमें कुछ सरकार दे रही है और इसके बदले हमें सरकार को वोट देना चाहिए, ये चीज़ है। अब आता है ये बात कि क्या आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जिसका भविष्य जो है इस दुनिया पर निर्भर है, और जिसको आगे बढ़ना है और जिसको अपने भविष्य को देखना है कि उसके जीवन में मूलभूत चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी इस 5 किलो राशन से संतुष्ट नहीं हो सकती है। उसको कुछ न कुछ और चाहिए जो वो चाह रहा है। तो उसके पास आज के डेट्स में एजुकेशन पद्धति को देखा जाए, शिक्षा पद्धति को देखा जाए, तो शिक्षा पद्धति में कोई भी युवा है, चाहे बीएड किया हो, चाहे टेट सीटेट क्वालिफाइड किया हो, चाहे पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहा हो, और इवन और किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो वो क्या चाह रहा है? वो एक नौकरी चाह रहा है। और वो नौकरी चाहने वाला एक पढ़ा लिखा ही हुआ है, ऐसा नहीं कि कमज़ोर है। स्कूल कॉलेज में जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ने में तेज़ होते हैं, ज़्यादातर वही तैयारी करते हैं। जिसको अंदर क्लास ए या क्लास बी टाइप के स्टूडेंट, ग्रुप ए या ग्रुप बी टाइप के स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट है और अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट ही इन तैयारियों को कर रहे हैं। लेकिन आपको समस्या का समाधान यहाँ गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, न तो युवाओं को ये सोच पा रहे हैं कि ये समस्या का समाधान यहाँ पर है। क्योंकि आप एसएससी में देखा जाए तो करोड़ों युवा एग्ज़ाम दे रहे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम करोड़ों युवा है। आईएएस का एग्ज़ाम 10 लाख युवा इस पिछले साल दिए थे और सीट 1000 थी। और इसके बाद जो आईएएस का थोड़ा सा उनको लगता है कि हम आईएएस की कैटेगरी में थोड़ा टफ है, तो नीचे एसएससी में चले जाते हैं, और एसएससी से नीचे और कोई चला जाता है, और छोटी वाली जो नौकरियाँ उसमें माने युवाओं की फ़ौज है जो एग्ज़ाम दे रही है और एग्ज़ाम दे करके नौकरी पाने की तलाश कर रही है। तो इतनी बड़ी युवाओं की फ़ौज जो नौकरी की तरफ बढ़ी है, तो इसका क्या कारण? युवाओं की कोई गलती है? क्योंकि युवा को तो एक चीज़ कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा पढ़ाया गया है कि जब बेटा पढ़ लिख ले तो अच्छा बनेगा। और वो उसने जी जान लगा देता है, पूरी मेहनत लगा देता है पढ़ाई लिखाई में। इसके बाद जब वो पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह करके निकलता है, तो उसको ये पता चलता है कि यार अब तो मेरे पास कोई फील्ड ही नहीं है। क्योंकि हमारा दोस्त जो पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था, हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ाई छोड़ चुका था, वो कोई हैंड ओनर का काम, माने कोई हैंड स्किल का काम सीख लिया, तो वो राजमिस्त्री बन गया, ठेकेदार बन गया, या कारपेंटर बन गया, या और कुछ इस तरह का काम सीख लिया। और उसके सपने भी थोड़े से कम ही रहे, ज़्यादातर के सपने कम ही रहे। लेकिन हमारा युवा जो पढ़ के आके गया, तो उसके पास सपने है कि दो गार्जियन जो सपने देता है, पड़ोसी को देख के देता है कि यार उसका लड़का आईएएस बन गया तुम भी बनो, और या उसका लड़का इंजीनियर बन गया तुम भी बनो, या उसका लड़का डॉक्टर बन गया भैया तुम भी बनो। तो वो युवा अपने माता पिता से और अपने रिश्तेदारों नातेदारों से प्रभावित होता है कि यार हमें भी ये बनना, और उसको मेहनत करते जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आता है, जब उसका टाइम आता है, युवा जब वो पढ़ाई लिखाई करके समाप्त हो जाता है, तो समाप्त उसकी पढ़ाई लिखाई जब हो जाती है, तो ये देखता है कि यार सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आप करें क्या? इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग दिख ही नहीं रहा, आप करेंगे? इंजीनियरिंग करके निकल गया, आप कोई जॉब नहीं दिख रहा है। और इसी तरह से ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप कुछ क्या करें? टाइम तो निकल गया, तो उसको कहता कि चलो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अब उसको शुरू में लगता है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और वो बड़ी मेहनत भी करता है, उसकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं। लेकिन अगर 10 लाख लोग एक काम को करने के लिए आवेदन देते हैं और उसमें 1000 ही सीट है, तो निश्चित है कि कितना ही मेहनत कर ले 1000 से ज़्यादा कोई जॉब मिल नहीं सकती है। और इसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसमें इसके बाद बैकडोर से कोई सोर्स लग जा रहा है, तो कोई रिश्वत दे करके हो जा रहा है। ये समस्याएं पैदा हो गई। और एसएससी के जैसे एग्ज़ाम में, जो कि एसएससी एक मिडिल क्लास की नौकरी है, जो कर्मचारी चयन आयोग ऑल इंडिया का जो एक सेंट्रल बॉडी संस्था है, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ कि 1 करोड़ लोग, और नौकरी कितनी? 3000 4000 3000 4000 की जॉब है, और 1 करोड़ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और उन 1 करोड़ बच्चों से एग्ज़ाम लेना कितना कठिन काम है। क्योंकि आज हर हैंड में मोबाइल है, और कहीं से भी पेपर लीक होने की संभावना है। और नहीं लीक होने की संभावना तो पता टॉप पोजीशन से जहाँ से पेपर छपा और जहाँ से एग्ज़ाम पेपर छपते से डिस्ट्रीब्यूट होते लोगों के पास जाते जाते कई हैंड से होकर गुजरता है। और हर हैंड के पास मोबाइल है, कोई भी हैंड वाला मोबाइल उसको फ़ोटो खींच करके उसको यूज कर सकता है, उसको बेच सकता है, या उसको आउट कर सकता है। तो इस तरह से जहाँ की किसी एक अनार 100 बीमार, एक नौकरी को पाने के लिए लाखों लाखों लोग दौड़ रहे हैं, तो उसको पता है कि उस नौकरी को
ये पेपर भी लाखों करोड़ों में बिक जाता है। तो लालच आदमी का एक गुण है, लालच आदमी का एक नेचर है। तो जब उसको देखता है कि पेपर मेरे स्तर से गुजर रहा है तो ये पेपर तो लाखों करोड़ों का है, तो क्यों ना इसका फ़ोटो खींच लें और इसको आउट करके बेच दें तो लाखों करोड़ कमा लें। यहाँ भी पेपर लीक होने की संभावना पूरी तरह से बन जाती है। तो यहाँ पर जिस चीन में बताया गया कि सरकारी नौकरियों में परीक्षा पद्धति का आयोजन किया गया, ये नहीं बताया गया कि आज तक कहीं नहीं ये पढ़ाया गया कि चीन ने सरकारी नौकरियों में परीक्षा पद्धति को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया। उसने समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ भारत और चीन में अंतर है। इंडिया की जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप तैयारी करते रहे, युवा 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 साल तैयारी करते रहे, कम से कम उसी में भूले तो रहेगा। जब उसी में भूले रहेगा, लालीपाप के लिए भूले रहेगा, एक नौकरी है, 1000 बीमार है उसके लिए, तो 1000 तो कम से कम उसी में भूले रहेंगे तो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। करोड़ों करोड़ों SSC का एग्जाम देंगे और 2-3 हज़ार की पोस्ट है तो उसी में भूले रहेंगे, हमसे सवाल नहीं पूछेंगे भैया क्या कर रहे हो, तो हम कुछ भी करते रहेंगे, वो उसी में भूला रहेगा। लेकिन तो यहाँ तो यह है कि सरकार, यहाँ प्रजातंत्र है, जब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो यहाँ वोट के लिए जाना पड़ता है। तो अच्छा है कि भैया तुम सवाल ना पूछो और तुम भूले रहो, जिसके कि बाद में जो है हमारा डंडा झंडा ढो सको और हमें वोट को दे सको। लेकिन चाइना जैसे देश में ये चीज़ नहीं। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पब्लिक जो है सरकार को नहीं चुनती है। तो उसने देखा कि उसके यहाँ भी ये समस्या आज से 20 साल पहले जब पैदा हुई, क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी आबादी है। जब सबसे बड़ी आबादी चाइना की है तो निश्चित है कि जो समस्याएं आज इंडिया फेस कर रहा है वो चाइना पहले फेस कर रहा हो चुका होगा। तो उसने अपने यहाँ से परीक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया और अपने एजुकेशन में रिफॉर्म किया। उसने अपने शिक्षा में इस तरह से रिफॉर्म किया कि लड़के के होप नौकरी की ना हो एजुकेशन लेने के दौरान, और ये एजुकेशन पाने के बाद सरकारी नौकरी की होप उस पर पैदा ना हो, ऐसा उसने रिफॉर्म किया। लेकिन आज इंडिया में क्या है, लड़की वाला भी जाएगा लड़का ढूंढने तो सरकारी दूल्हा ही चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो वो स्थिति इंडिया में कभी काम नहीं की, इंडिया के सिस्टम पर कभी काम नहीं किया गया, इंडिया के एजुकेशन पर इस बात की फोकस नहीं किया कि एजुकेशन आखिरकार बच्चे को क्यों दिया जाए और दिया जाए तो किस उद्देश्य से दिया जाए। तो ये चीज़ नहीं दिया गया और उसी भेड़ चाल में इंडिया आज भी फंसा हुआ है। और वो स्थिति चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, एजुकेशन के लक्ष्य को रिफॉर्म किया और उसमें से नौकरी के लिए एग्ज़ाम पद्धति को ख़त्म इसलिए कर दिया कि जो करोड़ों लड़के जो युवा किसी भी देश का युवा शक्ति उस देश की ताकत होती है। और यदि युवा शक्ति केवल नौकरी के लिए मेहनत कर रही है, रातों दिन पढ़ाई कर रहे नौकरी के लिए, तो उसकी मतलब उस देश की युवा शक्ति एक तरह से उस युवा शक्ति की एनर्जी का लॉस किया जा रहा है। उस युवा शक्ति की ऊर्जा जो है उसको एकदम से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसको जहाँ उस युवा को एनर्जी, उस युवा शक्ति की एनर्जी पॉजिटिव दिशा में जानी चाहिए, वहाँ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना और इंडिया एक ही साथ आज़ाद हुए थे। आज चाइना हमारे से कितने आगे, वहाँ जाने के बाद लोग जो बताते हैं कि चाइना की पोजीशन क्या और हमारी पोजीशन क्या है, ये देखने से और उसके पता चलता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में जितना आगे है। आज आप जिस मोबाइल को अपने हाथ में यूज करते हैं उस मोबाइल के सारे पार्ट लगभग चाइना से आए हुए हैं। कभी चाइना से आपने CFL बल्ब का लिया तो पहले बल्ब CFL चाइना से ही आते थे। तो टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना इतना आगे हो गया और हम इतने पीछे हो गए। और हम झूठे ही दम भरते रहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रतिभा आ गई। प्रतिभाएँ होने के साथ साथ प्रतिभाओं का सदुपयोग होना ज़रूरी है, प्रतिभा को सही दिशा मिलना भी ज़रूरी है। नहीं तो प्रतिभा, एक युवा जो बच्चा होता है उसकी प्रतिभा वहीं घुमड़ सुमड़ करके दीवार से टकरा कर समाप्त हो जाती है और निराशा हताशा के गर्त में वो बच्चा चला जाता है। तो इस तरह से हिंदुस्तान के लिए कहा जाए तो पूरे देश के लिए कहा जा सकता है कि करता था तो क्यों किया, करके फिर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। करता था तो क्यों किया, करिकर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के लिए परीक्षा पद्धति इसके लिए एक नासूर सी हो गया है और इसका कोई समाधान नहीं है। ये कोई सोचे कि ये सरकार आए तो दूसरी सरकार आए तो पेपर लीक रोक देगी, ये बहुत कठिन काम है पेपर लीक रोकना। क्योंकि जिस चीज़ के लिए इतनी मारामारी हो और वह चीज़ पेपर निर्माण से लेकर आखिरकार में पेपर कोई ना कोई तो सेट करता ही होगा।
सेट करने से लेके प्रिंटिंग होने से लेके, प्रिंटिंग होने के बाद पैकिंग होने से लेके, उसके डिस्पैच होने से लेके, इसके बाद जिलों जिलों में जाकर लाकर में रखे जाने से लेकर के, फिर उसके बाद सेंटर पर जाकर उसको खोले जाने से लेके, कितने हैंडों से वो पेपर गुजरता है। और आज के डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास हैंड में फ़ोटोग्राफिक मोबाइल ना हो। बड़ी आसानी से उसको खोल करके उसको फ़ोटो खींच करके उसको बंद किया जा सकता है और परीक्षा के एन वक्त पर उसको बांटा जा सकता है। तो इस तरह से जो पेपर लीक की समस्या है, इसको समाधान कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से सबसे बड़ी देश है हिंदुस्तान के युवा वर्ग के लिए रास्ते क्या हैं, ये बैठ कर के उस चाइना मॉडल को ध्यान देना होगा कि चाइना मॉडल ने कैसे परीक्षा पद्धति को ख़त्म किया और क्यों परीक्षा पद्धति ख़त्म किया, उसके बाद उसने कौन सी पद्धति लाया जिसके कारण पूरे देश में युवा शक्ति जो चाइना की थी वो पॉजिटिव दिशा में लग गई। हेलो। तो एक चीज़ और देखा हूँ कि जो हमारा लक्ष्य, जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल हम देते हैं आज के डेट में कि आप देखोगे बहुत सी कंपनियां हिंदुस्तान में आती है, सहारा इंडिया आई, PCL आई, फ्यूचर आई, तमाम देखा जाए तो हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों का पैसा लेके भाग गई। और उस कंपनियों में काम करने वाले ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगार थे। उनको सपने तो दिखाए गए, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, हमारा प्लान बेचो, लोगों का पैसा जमा कराओ। और लोगों का पैसा रिश्तेदार नातेदार का या जान पहचान वाले लोगों का, अपने फ्रेंड सर्किल के लोगों का पैसा ले जाकर जमा कराया और वो पैसा लेकर के भाग गई कंपनियां। तो जो कंपनियां, जो उस तरह की कंपनियां ऑपरेट करने वाले थे, ज़्यादातर उनके मन में भावना पहले से थी कि इस तरह से बेवकूफ़ बनाना है और लोगों का पैसा ले जा कर के भाग जाना है। हमने तो एक इंटरव्यू में भी देखा था एक लड़के का कि उसका सिलेक्शन किया गया, इसी तरह से चिट फंड कंपनी के लिए सिलेक्शन किया गया और उसको बिहार का कोई भगुआ ज़िला दे दिया गया और वहाँ गया तो कि भैया आपको यहाँ ज़िला में ये ऑफिस, वहाँ आपको पोस्टेड किया जाता है। तो वहाँ गया हो तो उसने देखा कि वहाँ तो एक मेज़ और 2 कुर्सी पड़ी और 2 आदमी बैठ के शराब पी रहे हैं ऑफिस में। गया तो मैं ज्वाइनिंग करने, हाँ ज्वाइनिंग करने आओ, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ लोगों का पैसे लेके आओ। और पैसे ले आने के बाद जब लेके आया 2-4-10 दिन मेहनत करने के बाद उसको कुछ मिला, अपने स्किल से, अपनी मेहनत से लोगों को समझा बुझा के उसने कुछ पैसे कलेक्ट लाया। जैसे मान लो 10,000 लाया तो कैसा है कि तुम 4,000 अपना कमीशन अपने पास रखो, 6,000 मुझे दे जाओ। तो उसने और बड़ा शंका हुआ कि यार जब मैं 10,000 में से 4,000 अपने पास रखूँ, 6,000 तुम्हें दे दूँ, तो इससे अच्छा 10,000 मैं ही क्यों न रखूँ। तुम्हारा प्लान ही इतना ऐसा है कि ये निश्चित है कि भागने वाला प्लान है। तो इस तरह से वो बना बनाया प्लान था कि तुम अपना कमीशन लो और जो बाकी पैसा है वो मुझे दो, तुम उसको कमीशन खा जाओ और मैं बाकी पैसा मैं खा जाऊँगा। तो इस तरह से देखें कि आज के डेट में एक सहारा इंडिया कंपनी है जिसमें अपने घर के लड़कियों की शादी के लिए, बच्चों के लिए या और किसी गाड़ी कमाई के लिए, छोटा मोटा उसके पास छत हो जाए, भविष्य में कुछ पैसा इकट्ठा करे, इस तरह से उसने पैसे जमा किया था। PCL में भी आज था, क्यों फ्यूचर में था, इस तरह से और भी बहुत सी कंपनियां हैं। एक कोसेट्स भी कंपनी थी। तो यहाँ पर जो बच्चा या जो युवा उस कंपनी में काम करने जाता है, क्योंकि उस कंपनी के लिए फंड इकट्ठा करने का काम जो करता है वो युवा ही करता है और पढ़ा लिखा युवा होता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि जिस कंपनी में हमें काम करने के लिए कहा गया है वो कंपनी की वैल्यूबिलिटी है भी कुछ कि नहीं है। एक चीज़ हमारे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ कोई चीज़ है तो वो बहुत सत्य है। अगर उसके युवा के सामने आया कि लिखा हुआ फार्म आ गया, लिखा हुआ कंपनी का 4-6 पन्ने का बाइल आ जाएगा तो उसको भरोसा आ जाएगा बहुत सही है। लेकिन उसको ये नहीं भरोसा है, सब तो प्रिंटिंग है, किसी भी प्रेस में जाकर छपवा लिए, लिखा हुआ हो गया। वो ज़माना दूसरा था कि लिखा हुआ था, कोई चीज़ कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कोई एक वैल्यूएबल अलग अलग थी। लेकिन आज कोई भी चीज़ आप लिख करके प्रिंट करा दो, लिखा हुआ हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि उस बच्चे को या उस युवा को नौकरी नहीं मिल रही है या उसको तैयारी करने में सारा जीवन जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई योजनाएं भी नहीं है कि इसमें कैसे रिफॉर्म या सुधार किया जाए। आप देखो तो आज के पहले हम लोग सन 80, 85, 90 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज इतने कम थे कि लोग मेहनत करते रहते, 2-2, 3-3 साल एग्ज़ाम देते रहते थे और उनका इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता था, और जिसका हो गया तो उसकी वाह है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अभी मैं देख रहा था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज अब तो हर शहर में, और हम समझते हैं कि हर रास्ते पे 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे।
पहले जो है पता लगा कि शहर के शहर ऐसे होते थे जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते। आज कोई ऐसा शहर नहीं कि उसमें 2-4-6 इंजीनियरिंग कॉलेज ना मिल जाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाने के बाद अब स्थिति ये आ गई कि उस कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं देख रहा था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अब वो सब्जी मंडी का गोदाम बन गया है। कारण क्या था, पहले बार जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुला आज से 4-6-10 साल पहले, तो उसमें 300-400 बच्चे थे। इसके बाद कुछ दिनों तक कैंपस में कंपनियां आई। ज्यों जो इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ती गई, जैसे कि पहले 1 लाख इंजीनियर निकलते थे, 20 लाख इंजीनियर निकलने लगे। और कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट थी कि इंजीनियर निकलने के बाद वो भी नौकरी खोजते हैं, तो जो बड़ी कंपनियों की रिक्वायरमेंट थी वो कम थी, उसके हिसाब से इंजीनियर कम निकल रहे थे। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ 1 लाख के स्टूडेंट निकल रहे थे, 20 लाख निकलने लगे। लेकिन डिमांड और कम हो गई, क्योंकि आज नई टेक्निक और एआई आने के कारण डिमांड और इंजीनियरों की कम हो गई कंपनियों में। तो जब इंजीनियरों की डिमांड भी कम हो गई और इंजीनियरों की संख्या जो निकलने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो पता लगा कि इंजीनियर तो निकला बेचारा, अब क्या कर रहा है, घर पर बेरोजगार बैठा है, स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। जब उसको स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय का ही काम गवर्नमेंट को करवानी थी, तो इंजीनियरिंग कराने की क्या ज़रूरत थी, वो शुरू से ही वो करता। 4-6 साल उसमें दिया, और इसके बाद वो स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी बॉय करना है। और इसके बाद उसके ऊपर जो है सिर पर जो है एजुकेशन लोन का भी भार पड़ा हुआ है। आज के डेट में बैंकों का सबसे ज़्यादा एजुकेशन लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और जब बैंकों का एजुकेशन लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंकों की आपके जो कमाई उसमें बैंकों में जमा होती है, वो बैंक की स्थिति ख़राब होती है और वो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा में जो चीज़ें की गई हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे को शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, बच्चे को कब ड्रॉप आउट कर देनी चाहिए, ये चीज़ का कोई प्लानिंग ना होने के कारण जो दिन पर दिन बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ जा रही है, और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या इतनी बढ़ जा रही है कि अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को कराना आसान नहीं रह गया, बहुत कठिन रह गया। तो एक पढ़े लिखे बेरोजगार के साथ सामने कंपटीशन एक डिफ़िकल्ट और जो है कहें कि एक हमारे यहाँ गूलर का फूल जैसा काम हो गया कि किसी 100 बीमार एक अनार 100 बीमार वाली कहानी सिद्ध होती है। दूसरी चीज़ वो जब प्राइवेट नौकरियों को प्राइवेट जॉब में या जिसे सहारा इंडिया PSL इस तरह के वर्क में जाता है, देखता है 2-4-6 साल और 10 साल मेहनत करता है, और एक समय आता है कि वो कंपनियां सारा पैसा समेट कर भाग जाती है, और उस युवक का जो इस कंपनियों में काम कर रहा था उसका जीना और मुहाल हो जाता है, क्योंकि वही तो पैसा इकट्ठा करके पब्लिक से उसमें देता था। उसी के क्रेडिट के आधार पर, उसी युवा के क्रेडिट के आधार पर, उसी युवा को जान करके ये पढ़ा लिखा है तो ये तो सब कुछ सर्च किया होगा कंपनी के विषय में जहाँ पैसा जमा कर रहा है, तो इससे अच्छा हमें क्या सर्च करना है। लोग कहते हैं कि भैया पढ़ा लिखा है, वाइट कॉलर आदमी है, अच्छा पढ़ा लिखा सूटेड बूटेड आदमी है, तो किसी कंपनी का प्लान बेचने आया तो सही कंपनी अच्छी ही होगी, और लोग उसको पैसा हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद भी वो जब वो पैसा लेकर भाग जाता तो वही पढ़ा लिखा हुआ जो बेचारा एक तरफ बेरोजगारी की मार जल रहा था, दूसरी तरफ अब क्या आया, अब की वो जो जिनका पैसा इकट्ठा करके कंपनी में जमा किया था, कंपनी तो पैसा लेके भाग गई, उसको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। और इसके बाद उसी युवा को जो बेचारा एक तरह से बेरोजगार था और 4-6 साल मेहनत करके पैसा भी जमा किया, अब उसी युवा को पकड़ कर लोग पीट रहे हैं या उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या उसको गालियाँ दे रहे हैं। उसका डबल उसका एक तरफ मेहनत किया और उसके बाद दूसरी तरफ उसका जीवन भी नरक में बदल गया। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा क्रिएट किया। और इसके बाद दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को निकला हुआ युवक यदि कोई काम कर भी रहा है तो उसके सामने समस्या है कि उस काम को, जिस काम में वह मेहनत कर रहा है उसको एनालिसिस करने की भी क्षमता उसके पास नहीं है कि ये जो इस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कंपनी वैल्यूएबल है कि नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, उसका उद्देश्य क्या है। उसको तो बस लग रहा है कि मुझे एक जॉब मिल गया, क्योंकि उसको एक शिक्षा ही दी गई जॉब के लिए, जॉब कैसे भी हो। इसीलिए अब जॉब के नाम पर किसी को ठगने वाले बहुत पैदा हो गए। अभी एक मैंने अच्छा सा देखा था कि रेलवे में जॉब के लिए एक सिपाही की जॉब थी, और एक ऐसा एक धंधा था, माने एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा लोग चीटर ग्रुप था जो लोगों को रेलवे में सिपाही की नौकरी देता था। तो पहले वो कैंडिडेट खोज के लाते थे और बैक डोर से कहते थे कि यार फ्रंट डोर से तो होगा नहीं, इतना लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा रेलवे में सिपाही में लगवा दूंगा। और रेलवे में सिपाही में लगवाने के लिए स्थिति ये आई कि उसको पैसा भी ले लिया, उसको वर्दी पहना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया, एक डंडा दे के अब यहाँ से तुम्हारी ड्यूटी
लग गई और किसी रेलवे स्टेशन पर ही किसी कोने में उसका एक अटेंडेंस रजिस्टर रख दिया, जो रेलवे विभाग को भी नहीं पता है कि यहाँ तुम अटेंडेंस लगाना और यहाँ तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी। ऐसे पकड़े गए कि पता लगा वो लड़का युवा जो है पुलिस की वर्दी पहन के और ड्यूटी दे रहा है, और महीना 10 दिन बाद जब देख रहा है कि अन्य जो सही पुलिस थी रेलवे वाले, उसको शक हुआ कि यार ये युवा यहाँ वर्दी में क्यों खड़ा है, और जब उसको पकड़ा गया पूछताछ की तो पता लगा वो 5 लाख रुपए दे करके पुलिस रेलवे में भर्ती हुआ और यहाँ ड्यूटी कर रहा है। मैंने उसको ये चीज़, नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ों को आँख को बंद कर दिया, नौकरी मिल गई उसके। तो इस तरह से नौकरी के मामले में ठगहारी भी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने केवल उस नौकरी को ही महानता दिया कि किसी भी तरह से तुम्हें नौकरी पा जाना है। इसीलिए आप देखो कि आज के डेट में अभी मैंने कंपनियों को उदाहरण दिया, कैसे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं और उस युवा को परेशानी होती है, या कैसे लोग नौकरी का झांसा दे करके उसको नौकरी देते हैं और उसको नौकरी वास्तव में मिलती नहीं और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, या कैसे एक युवा 10 साल 8 9 10 साल अपनी एनर्जी को एक नौकरी की खोजने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाया हुआ है, और एक अनार 100 बीमार की कहावत कि लाखों हज़ारों में एक को मिल गया और बाकी को नहीं मिला और उसका जीवन बर्बाद वहाँ से भी हुआ था। हिंदुस्तान की युवा जनरेशन को कोई रास्ता नहीं है, देखा जाए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं, अंधकार के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में वह युवा जनरेशन सड़कों पर आ जाए, उत्पात करे, अपनी मांगों को करे, क्योंकि जिन नेताओं को चुनता है, जिन नेताओं की तरफ वो देखता है, जिन नेताओं को या जो ऊपर के टॉप लीडर्स हैं, जो सरकार और सत्ता में बैठे हैं, उनसे जो आशा रखता है, वो आशा को पूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े विजन को या किसी दूरदृष्टि को देखने के लिए कम से कम एक वैचारिक क्षमता टॉप मोस्ट शासन स्थिति में या सरकार के पास होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में मैंने देखा है हिंदुस्तान में दूर तक की दृष्टि को रख कर के कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती। पॉलिसी ये बनाई जाती कि कैसे अच्छे में और बड़े जल्दी जो है हमें वोट मिल जाए, और ऐसी कोई पॉलिसी बना दो, ऐसा कोई वोट बांट दो लोगों में कि हमें वोट मिल जाए। तो इस तरह से दूरदृष्टि वाली स्थिति नहीं रही। जबकि चाइना ने जब एजुकेशन सिस्टम में से और नौकरियों में से परीक्षा पद्धति को समाप्त किया, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले नौकरियों में कहाँ पर जो है नौकरियों की परीक्षा प्रणाली शुरू की गई, ये सबको बताया गया। क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है कि ये चाइना में शुरू किया गया, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि चाइना ने कब नौकरियों से अपने यहाँ की नौकरियों से परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये किसी ने नहीं बताया, न तो कभी ऐसा पूछा गया कब बताया गया, क्योंकि ऐसा पूछा जाएगा तो आपको में होगा कि परीक्षा प्रणाली समाप्त करो, ऐसी पॉलिसी बनाओ कि मुझे नौकरी मिल सके। ऐसा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप परीक्षा प्रणाली में फंसे रहो, युवा उसी में फंसे रहे और सवाल न पूछे। और युवा अवस्था जब 25, 30, 35 साल 36 साल हो जाएगा तो उसके बाद बीच में उसी उमंग और जोश समाप्त हो जाता है और वो निराश हताश हो जाता है, परीक्षा में वो सवाल पूछने की स्थिति में नहीं होता है। आज एक शब्द आ रहा है जेन जेड जो है 15 से जो है 35 साल से और उससे 30 साल के युवकों को ही कहा जा रहा है, क्योंकि सवाल पूछने की क्षमता इनमें ज़्यादा है। इसके बाद तो 35 साल होने के बाद तो वो सोचता है किसी तरह से कहीं सेटल हो जाए, कहीं से परिवार को 2 रोटी दिला दें, क्यों समस्याओं में फंसने जाए। लेकिन ये जो 15 से 29 साल वाला युवा होता है, इसकी शादी विवाह नहीं हुई होती है, उसके पास एक सपने होते हैं, एक ड्रीम होता है, वो कोई चीज़ पाना चाहता है, उसके लिए मेहनत भी करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो समस्याएं क्रिएट हुई, यहाँ पर ये क्रिएट हुई। अब आते हैं कि एक और हम रास्ता की बात कर रहे हैं कि जो पहला रास्ता था कि कोई लड़का किसी कंपनी में काम करता और कंपनी पैसे लेके भाग जाती है, इससे अच्छा काम ही ना किया होता, 4-6 साल मेहनत ना करता, अपने रिश्तेदार नातेदार लोगों का, जान पहचान वाले लोगों का पैसा जमा करा और पैसा लेके भाग गई, तो उसका तो जीवन भी दुबार हो गया। इससे अच्छा वो 4-6-10 साल जो उसने टाइम लगाया उसमें उसको अगर दूसरी दिशा में लगा लेता तो शायद उसके जीवन में ये अशांति तो नहीं आती, ये अपने जो हित नात रिश्तेदार से जो उसके जीवन में बुराइयां पैदा हुई, जो दुश्मनी हुई या जो लोग उसको धोखेबाज चीटर कहने लगे, उससे वो बचा तो रहता। तो अभी हम देखते हैं कि क्या आपके एजुकेशन सिस्टम में शेयर मार्केट के विषय में पढ़ाया जाता है। आप देखो कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, क्या कभी शेयर मार्केट के विषय में पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया जाना जरूरी नहीं था? शेयर मार्केट एक प्राथमिक एजुकेशन देना जरूरी नहीं था? अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट के विषय में किसी दिन और बताएंगे, लेकिन शेयर मार्केट कम से कम इतना तो बताया कि किसी कंपनी की एनालिसिस कैसे की जाती है, कोई कंपनी कितनी स्टेबल है,
चलने वाली या नहीं चलने वाली है, इसके प्रोमोटर्स जो होते हैं इनका व्यू क्या है, लेके पैसे भाग जाने का व्यू है या कंपनी को आगे चलाने का व्यू है, ये कंपनी बनाती क्या है, माने क्या प्रोडक्शन करती है और क्या सेल करती है, इस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है भी या नहीं है। तो इस तरह से जो किसी भी कंपनी की एनालिसिस करना हो तो शेयर मार्केट में जब आप जाते हैं तो किसी भी कंपनी की फंडामेंटल और जो एनालिसिस करते हैं तो उस कंपनी का पूरे बैकग्राउंड आपके सामने आ जाता है। और शेयर मार्केट का खुद मार्केट ही बता देती है बहुत कुछ, उसका मार्केट का जो चार्ट होता है उस कंपनी का वो खुद ही बता देता है कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है और एक आगे चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा शेयर मार्केट के विषय में जानकारी लिया हुआ है, उसके एजुकेशन सिस्टम में शेयर मार्केट की जानकारी दी गई है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाया हुआ है, ले आया गया है, तो कम से कम जो दूसरी वाली स्थिति थी कि एक युवा जो किसी चिटफंड कंपनी में काम करता है और कंपनी पैसे लेके भाग जाती है और वो बेचारा धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, जो पढ़ा लिखा हुआ, जो एक तो बेरोजगारी से मारा हुआ था और जब ऐसी चिटफंड कंपनियों के लिए काम करता है और वो कंपनियां पैसे लेकर के जब उसका भाग जाती हैं तो बेचारे की स्थिति तो और क्या होगा न, कि सांप छुछमितर की गति उसकी बेचारे की हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान के एक भी युवा की एनर्जी यदि वेस्ट जाती है, एक भी युवा की अपनी युवावस्था की जो वैल्यूएबल टाइम है वो बेकार चला जाता है तो पूरी नेशनल लॉस है उसका। किसी भी युवा का यदि एक प्रोडक्टिव युवा का अगर उसका टाइम 2, 4, 6 साल 10 साल यदि बेकार चला जाता है तो एक देखा जाता है एक नेशनल लॉस है, माने राष्ट्रीय क्षति है उसकी एनर्जी का। क्योंकि किसी भी घर में मान लो कि आप किसी भी घर में हो और उस घर में एक अपने देश क्या है, देश एक पूरी कंट्री क्या है, हिंदुस्तान तो इसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और तो पूरी कंट्री क्या है, एक यदि हम परिवार से समझे तो एक परिवार में मदर है, फादर और 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से मान लो कि वो चारों बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 4-6 साल तैयारी कर रहे हैं और गार्जियन उसके खर्च को उठा रहे हैं और 6 साल बाद यदि कोई रिजल्ट नहीं आया तो देखा जाए तो गार्जियन का खर्च भी गया और 6 साल बाद कोई रिजल्ट भी नहीं आया तो उन युवा गार्जियन का तो थोड़ा पैसा ही गया, लेकिन 6 साल बाद यदि कोई रिजल्ट नहीं आया तो उस युवा के पीछे, उस गार्जियन ने उस बच्चे के पीछे जो पैसा खर्च किया वो एक एक अलग मैटर है, वो तो एक अलग तराजू की बात है। लेकिन उस बच्चे का जो अपनी युवावस्था का टाइम गया उस घर का क्या लॉस नहीं है। 6 साल यदि वो और किसी दूसरे फील्ड में काम को करता, मेहनत को करता तो शायद वो ज़्यादा किसी दिशा में अपने गति को बनाए रखता। अगर वो नौकरी नहीं पाया, 6 साल मेहनत करते रहा और नौकरी भी नहीं पाया, 10 साल मेहनत करते रहा नौकरी भी नहीं पाया, तो इसका मतलब उसका 10 साल अपनी युवावस्था में, कहते हैं कि बचपना, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो अवस्था है युवावस्था ही है। युवावस्था ही ऐसा है जो यंग जनरेशन या यंग एज ही ऐसा है जो जीवन में कुछ आगे करने की क्षमता को रखता है। तो उस यंग एज का महत्वपूर्ण टाइम यदि निकल गया तो इस तरह से उस घर का, उस युवा के प्रति, उस युवा का जो लॉस हुआ वो तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। और 6 साल बाद किसी काम को 6 साल या 10 साल तक वो नौकरी की तलाश करते रहा और इसके बाद नौकरी नहीं लगे तो इसके बाद वो युवा आता है तो उसके पुरानी मेमोरी उसके साथ रहती है कि यार मैंने इतनी मेहनत किया, कुछ नहीं किया, तो उसके जीवन में एक निराशा, हताशा भी घुस जाती है और ऐसी स्थिति में उसका उत्साह और ऊर्जा उसकी समाप्त हो चुकी होती है और नए काम में अपने को मेहनत से नहीं लगा पाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है यहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर एजुकेशन सिस्टम में एक सिंपल उदाहरण है कि शेयर मार्केट के विषय में एक डीप जानकारी दी जाए तो वह बच्चा जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, पीजी करके बाहर निकलता है, वो चिट फंड कंपनियों में पैसे जमा करने का, प्रोडक्ट को पैसे जमा करता है और करवाने का काम जो करता है, तो कम से कम वो चिट फंड कंपनी की वैल्यूएबल का है, वो अस्थाई है कि नहीं है, वो चलने वाली है कि नहीं है, क्या या वो एनालिसिस तो कर पाएगा। वो यह भी एनालिसिस कर लेगा कि यह स्थापना इसलिए तो की नहीं की गई कि पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके हम दें और इसके जो ओनर हैं, जो इसके मालिक हैं, सब पैसा लेकर के भाग जाएं। आज के डेट में देखें तो सहारा इंडिया हो जाए, PSEL हो या कंप्यूटर या तमाम कंपनियां हैं, इसमें लाखों लाखों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और ये पैसे जमा कराने वाले कहीं ना कहीं पढ़े लिखे युवा ही थे। उन पढ़े लिखे युवाओं के घर पर जाकर देखो तो उनकी क्या स्थिति है, कितने युवा आत्महत्या कर लिए हैं, कितना घर छोड़ करके भाग गए हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। तो इस तरह से यदि किसी युवा के साथ ऐसा होता है देश में तो इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के राजनीतिज्ञों को, इस देश के शासन से शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे एक देश का एक भी युवा आत्महत्या करता है, एक भी युवा
अगर निराशा हताशा में ज़िंदगी को व्यतीत करता है या एक भी युवा के साथ ऐसी चीटिंग हो रही है तो ये उस युवा का लॉस नहीं, ये नेशनल लॉस है, राष्ट्रीय क्षति है। ये सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने पड़ोस का ही देश की तुलना कर लें कि चाइना से तुलना कर लें तो चाइना कहाँ पर है और हम कहाँ पर है। एक ही साथ आज़ाद होने के बाद भी चाइना की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है, पता चल जाएगी हम कहाँ पर है। तो विश्वगुरु बनने के लिए कम से कम आपके पास सोचने की क्षमता तो विश्वगुरु की होनी चाहिए। आपके पास युवा एनर्जी जो है उसको सही दिशा में ले जाने की क्षमता तो होनी चाहिए। न तो आप युवा एनर्जी को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, न तो सही शिक्षा दे पा रहे युवा एनर्जी को, न तो युवा एनर्जी को पता है कि वह क्यों पढ़ रहा है, एजुकेशन क्यों ले रहा है, न तो युवा एनर्जी की सारी एनर्जी को गलत दिशा में एजुकेशन प्रणाली को माने परीक्षा प्रणाली में ढकेल करके उस सारी एनर्जी को उसको वहाँ समाप्त करके दिया जा रहा है। और नहीं तो फिर उनके पास हिंदू मुस्लिम करके नफ़रत फैलाने का एक बीज दे दिया गया कि यही करो, नफ़रत फैलाओ और इसी में अपने जीवन को बिता दो। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो अभी कबीरदास ने कहा है कि करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आज देश जो है जब बबूल का पेड़ बोया है, बबूल की से संबंधित पॉलिसी बनाया है, बबूल की झाड़ जैसा शिक्षा व्यवस्था को बनाया है, तो आम युवाओं से आम खाने की उम्मीद कहाँ कर सकता। तो वो युवा जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे या देश के और कोने में इकट्ठा होंगे और वो जो है तोड़ फोड़ करेंगे और अपने हुक्मरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ज्यों-ज्यों आप उनको जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा उभर कर आपके राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान करेंगे। क्योंकि एक सरकारी बस भी फूकी जाती तो राष्ट्रीय संपत्ति, रेलवे को रोकी जाती है तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया जाता है। तो इस तरह से तोड़ फोड़ की जाती तो राष्ट्रीय संपत्ति का ही नुकसान किया जाता है। तो जो युवाओं की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी सही दिशा में ले करके आगे देश बढ़ सकता था, वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी दूसरी दिशा में मोड़ दी गई है। उनको उस कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को परीक्षा सिस्टम में मोड़ दिया गया और जो उससे बच गए उनको जो है हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दिया गया। और इसके बाद जो उससे भी बच गए उनको तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। तो इस तरह से जो कबीरदास ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का, ये बोया पेड़ बबूल उस युवा के लिए ही नहीं है, उसके घर वालों ने नहीं बोया, ये देश ने ही बोया है। इस हिंदुस्तान राष्ट्र ने ही बोया पेड़ बबूल का था आम कांच का। हिंदुस्तान राष्ट्र ने अपने युवाओं के लिए यही फार्मूला दिया है जो कबीरदास ने बहुत पहले कर दिया और आज उसका भुगतान कर रहा है। और ये समस्या दिन पर दिन और भी बढ़ते जाएगी कि कबीरदास ने कहा है कि करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो हिंदुस्तान राष्ट्र ने अपने युवाओं के लिए बबूल का पेड़ बोया है। तो वो अपने अब जो देश अपने ही युवाओं के लिए बबूल का पेड़ बोकर तैयार कर दिया है तो वह देश पूरी जनता के लिए आम का बीज का आम कहाँ से पैदा कर सकता है, सुख का कारण सुख कहाँ से पैदा कर सकता है जब उसने बबूल का पेड़ ही अपने युवाओं के लिए बोया है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।